Hello everyone, this is Anu Chaudhary and welcome to my YouTube channel. So in this video, we will be discussing about GS strategy, and by strategy, I mean real and complete strategy. The things which I have followed during my preparation, the mistakes I did, and the proper things and analysis I have done on those mistakes, and all of the things that I have done, I will share with you so that you can really maximize your score. और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है GS या उसमें इतना कुछ अभी नहीं किया है तो भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं सो दैट यू कैन रियली स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम एंड अल्टीमेटली यू कैन क्लियर द एग्जाम एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट. तो अभी मेरे पास है CDS 1 2025 का GS पेपर, और मैंने लास्ट वीडियो में भी इंग्लिश का पेपर लिया हुआ था. उसमें से पूरा देख के जैसे जैसे मैंने चीज़ें की थी, पूरा एनालिसिस मैंने किया था, तब आप लोगों को वो चीज़ें मैंने बताई थी एज एन स्ट्रैटेजी. एंड थैंक यू कि आपने उस वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया. एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखना. इट विल रियली एड सम वैल्यूज इन टू योर प्रिपरेशन एंड ऑफकोर्स बूस्ट योर प्रिपरेशन एज वेल. तो GS जो है, अब मैंने अपनी बहुत एक पहले वीडियो निकाली थी, उसमें बोला भी है कि एग्ज़ाम क्लियर तो इंग्लिश से ही होता है, राइट. उसमें अगर आपके 75 या 70 से ऊपर भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप GS के लिए एक अच्छी खासी फाइट मार सकते हैं. और उस फाइट में अगर आपके 40 या 45 से ऊपर मार रहे हैं तो मतलब यू हैव डन अ सुपर जॉब. ठीक है. तो अगर अभी आपने मॉक दिया है एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग समथिंग लाइक 20 to 25 मार्क्स, ये मुझसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा भी है कि उसके मार्क्स जो हैं वो 20 या 25 आ रहे हैं GS में, ये इंक्रीज कैसे हो सकते हैं, बूस्ट कैसे हो सकते हैं. ठीक है. इसका मतलब यू पीपल आर ऑलरेडी इनटू समथिंग, कि आपको कुछ कुछ आता है. ठीक है. एंड मतलब अभी आप लोगों को एक क्लियर स्ट्रैटेजी चाहिए कि जिससे वो मार्क्स बूस्ट अप हो जाएं, राइट. तो अगर आपके 20 या 25 मार्क्स आ रहे हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, इट इज़ वेरी गुड. तो ये वीडियो कंप्लीट देखना. ठीक है. तो अभी ये जो CDS 1 2025 वाला जो एग्ज़ाम था, इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश वाला पेपर जो था वो हल्का सा मतलब ट्विस्टेड था, राइट. उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया. अब हम लोग ये पैटर्न हर बार देखते हैं कि अगर एक पेपर हल्का सा ट्विस्टेड आ रहा है तो दूसरा वाला ईजी आता है. मतलब नॉट दैट मच ईजी, बट हाँ थोड़ा जो है वो डुएबल आता है. तो वही जो था वो मुझे लगा था GS के पेपर के साथ में. GS का पेपर थोड़ा डुएबल था. ठीक है. अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे कि हर बार ऐसा नहीं होता. यस, हर बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि UPSC को अपना लेवल मेंटेन रखना है और उसके अंदर अगर एक पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है तो वो दूसरा इजी रखता है. ठीक है. दूसरा टफ आ रहा है तो पहला वो इजी रखता है, और इन केस अगर दोनों टफ आ रहे हैं तो कट ऑफ लो रखता है. ठीक है. जाती है वो, ऑब्वियस सी बात है. अब इसकी भी हम लोग देखते हैं, मतलब 81 थी कट ऑफ. ठीक है. लास्ट वाला जो CDS 2 2024 जो था एग्जाम, OTA की कट ऑफ 81 थी. तो हम देख सकते हैं. तो सबसे पहले क्या है, पैनिक नहीं होना है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है. अब जैसे मैंने प्रॉपर एक एनालिसिस किया हुआ है, तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते हैं हमारे, मतलब जो GS का पेपर होता है उसमें जो है वो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज कितने आते हैं. तो अभी आप लोग है ना कॉपी पेन निकाल लो, जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ जस्ट उन्हें लिखते जाओ. आप लोगों को वीडियो के एंड तक जो है एक बहुत ही क्लियर आइडिया हो जाएगा कि वेयर यू आर गोइंग. ठीक है. तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पॉलिटी. आज तक जो भी एवरेज उसका रहा है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस लोएस्ट टू हाईएस्ट जितने भी आए हैं उस वो हैं 13 से 17, यानी 13 से 17 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी में आए. ठीक है. दूसरा ज्योग्राफी 15 से 22 क्वेश्चन. ठीक है. इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अब तक लोएस्ट एंड हाईएस्ट आए हैं. ठीक है. एवरेज आप लोग देख सकते हो फिर कितना है. हिस्ट्री 10 से 15 क्वेश्चन आए हैं अभी तक. ठीक है. मिनिमम 10 वी कैन से, मैक्सिमम 15 वी कैन से. इकोनॉमिक्स 6 to 14 क्वेश्चन अभी तक आए हैं. GS मतलब जनरल साइंस, यानी ये जो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन. 30 क्वेश्चन समझ रहे हैं ना. फिर इसके बाद में आता है मेजर चंक करंट अफेयर्स का. करंट अफेयर से मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आए हैं और मिनिमम 15 क्वेश्चन आए हैं. ठीक है. आई हैव रिटन ऑल द डेटा एंड ऑल. तो अब इससे आपको क्लियर एक आइडिया हो गया कि कितने कितने क्वेश्चन जो हैं वो अभी तक आ चुके हैं किस सब्जेक्ट से, राइट. तो अब इसके अंदर आपको क्या लेना है कि अगर यू आर ऑन द थिंग लाइक यू आर स्कोरिंग 20 to 25 मार्क्स इन योर मॉक्स, तो यहाँ से ना आपको एक अपना क्लियर आइडिया लेना है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है. ठीक है. सब जगह हाथ पैर बिल्कुल नहीं मारने हैं कि भाई मैं सब कुछ पढ़ लूँगा, मैं हिस्ट्री भी देख लूँगा, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ लूँगा, ज्योग्राफी भी पढ़ लूँगा, सब पढ़ लूँगा. सब पढ़ के जो है वो मॉक में आपके मार्क्स इंक्रीज कभी नहीं होंगे. ठीक है.
तो अगर आपने मॉक सीरियसली दिया है तो उसमें एनालिसिस पे जाओ आप सबसे पहले। मैं इंग्लिश में भी मैंने यही बोला था, द बेस्ट पार्ट इज एनालिसिस। बैठ के करो, लिखो उसे बैठ के कि भाई कहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा गलत हो रहे हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे सही हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना देखूँ, अगर मैं मेरा देखूँ तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना वो है साइंस, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा कि एवरेज क्वेश्चन जो हैं वो साइंस के वो आते हैं 30। तो मतलब मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है साइंस, तो उसमें से अगर मैंने 30 में से 25 या 26 क्वेश्चन भी करेक्ट मार दिए तो मेरे लिए फाइट काफ़ी इजी हो गई, ठीक है। 25 से 30 जो है मतलब एक जो एरिया मैंने छोड़ दिया है, मतलब मैंने अगर 25 क्वेश्चन ठीक किए तो 5 छोड़ दिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है तो उसमें आपसे 5 क्यों छूटे, बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़, क्योंकि कुछ वो जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो छोड़ने के लिए ही आएंगे। अगर मैंने वो अटैम्प्ट किए तो मेरे फिर सही में से गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चन छोड़ने के हैं, उन्हें हाथ जोड़ के छोड़ दो कि हाँ भाई ठीक है आप बैठ रहो। 25 क्वेश्चन आप लोगों को करना है सही बस, ठीक है, 20 में से 25। फिर सेकेंड नंबर पे जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है ज्योग्राफी, उसमें से भी हम लोगों ने देखा कि 15 से 22 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मान लिया कि हमारे एग्जाम में 20 क्वेश्चन आए, ठीक है, और उसमें से यू हैव डन 15 to 16 एंड आई मस्ट से यू हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। अगर आपके इतने क्वेश्चन ठीक हैं, बाकी वो 2-3 जो हैं वो छोड़ने वाले हैं, उन्हें छोड़ दो आराम से। उसमें कुछ फैक्ट्स आएंगे, कुछ फालतू के आएंगे, ठीक है, वो तो छोड़ देना है फिर। तो अब आप ये देखो, अगर मैंने 25 क्वेश्चन अपने साइंस के ठीक किए और मैंने 15-16 क्वेश्चन ज्योग्राफी के ठीक किए, तो काफ़ी हद तक मेरे लिए जीएस की फाइट हल्की हो गई यहीं पे। और तीसरी चीज़ करंट अफेयर्स, ये भी मेरा एक ठीक ठाक पार्ट था, मतलब वैसे तो एक बहुत बड़ा मेजर चंक होता है करंट अफेयर्स, बट उसके सर्टेन एरियाज़ हैं जहाँ से सीडीएस के अंदर यूपीएससी एग्जाम में पूछता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कहीं पे एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, अगर डिफेंस सेक्टर के अंदर कोई नया वेपन आया है, ठीक है, वो किसने बिल्ड किया है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है, ये हो गया। और इंटरनेशनल रिलेशंस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब यार जीएस जो एक मतलब एग्जाम होता है उसमें एक बारी पेपर के अंदर 2 मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो आप लगा सकते हो, ठीक है, मैपिंग बेस्ड हो गए। तो जो भी जगह न्यूज़ में चल रही है बिल्कुल देख डालो, बाउंड्री समेत उसे अपने कॉपी में बना डालो, जो भी चीज़ें जो हैं वो उस टाइम पे न्यूज़ में चल रही हैं। अब रशिया यूक्रेन न्यूज़ में है ही, हमेशा से ही न्यूज़ में, पिछले 2-3 साल से तो बिल्कुल बहुत न्यूज़ में है। और इस पर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। यूक्रेन की बाउंड्रीज पे पूछ लिया है, रशिया की बाउंड्रीज पे पूछ लिया है, कितनी बार क्वेश्चन आया, वहाँ पे ब्लैक सी है उसके लिए पूछ लिया है। तो ये उन लोगों का फॉल्ट नहीं है, वो चीज़ें न्यूज़ में चल रही है तो हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन जो है वो पूछ ले यूपीएससी, ठीक है। तो अब अगर करंट अफेयर्स में से मान लीजिए जैसे अभी मैंने हाईएस्ट 25 लिखा हुआ है, तो 20 क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे एग्जाम में, और उसमें से भी आप लोगों ने 12 या 13 यू हैव अटेम्प्टेड। तो हमारे जो हमने 25 क्वेश्चन साइंस के किए थे वो, ठीक है, 15 क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी के किए थे वो, और 12-13 जो हमने करंट अफेयर्स के कर लिए हैं वो। तो काफ़ी हद तक फाइट हमारी हल्की होगी ऑलरेडी, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जिसका सबको डर होता है हिस्ट्री, वो अभी तक हमने छुआ भी नहीं है, ठीक है। आई मस्ट टेल यू, मैंने जो अपने एग्जाम्स सीडीएस का एग्जाम जो मैंने क्लियर किया है, स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स में मैंने एंशियंट और मिडीवल हिस्ट्री छुई भी नहीं थी, और मॉडर्न भी मैंने बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा मेन चीज़ें देख ली थी, ठीक है। मेन भी मतलब जैसे मॉर्ले मिंटोबिल्स हो गया, ठीक है, और मॉर्ले चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वगैरह हो गए, गांधी जी से एनसीएम वगैरह, सिविल डिसोबीडियंस वगैरह, ये बस मेन चीज़ें मैंने देखी थी। मॉडर्न हिस्ट्री भी मैंने उतनी ज़्यादा अंदर डीप में जाके नहीं करी थी, ठीक है। तो यही बेस्ट पार्ट है प्रिपरेशन का कि एनालाइज करना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, ठीक है। अब मैंने हिस्ट्री नहीं छुई है अभी तक भी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो हैं वो लगभग मैं मान सकती हूँ कि 15 हमारे वो हो गए, एंड सॉरी 25 हमारे ज्योग्राफी हो गए, एंड 15 हमारे वो हो गए, और 40 क्वेश्चंस, और ये हो गए हमारे, ठीक है, लगभग 50 to 54 क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं हमारे, जो कि हम मान सकते हैं कि हम लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे जो हैं वो 52 क्वेश्चंस हम लोग मान रहे हैं कि वो सही हो चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे की फाइट देखते हैं, थोड़ा सा और अगर स्ट्रेच हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो अब अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसका साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है, और मुझे हिस्ट्री पढ़नी नहीं है, और हिस्ट्री में अगर मैं वहाँ पे गई तो ठीक है, मान लेते हैं कि वहाँ से 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ने भी तो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, वो भी इतने बड़े बड़े, ठीक है, इतने बड़े बड़े, एंशियंट
मिडिवल एंड मॉडर्न पढ़ के मेरे 15 सवाल ठीक हो रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं इकोनॉमिक्स की 2 पतली एनसीईआरटीज पढ़ लेती हूँ तो मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं? 14 क्वेश्चन, ठीक है। हाईएस्ट 14 है मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं कि 12 क्वेश्चन आए हैं इको से, या एवरेज मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन आए हैं अभी तक इको से, ठीक है। 2 बुक्स पढ़ के अगर मेरे 10 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं एज कम्पेयर टू भारी भरकम 3 बुक्स पढ़ के मेरे 14 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो मैं क्या पढ़ूंगी? मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी हिस्ट्री, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी, ठीक है। और ट्रस्ट मी, इको के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि या तो वो मतलब करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं या फिर टोटली एनसीईआरटी से आते हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगी इकोनॉमिक्स, सिंपल एज दैट। तो अगर मेरे पहले के 52 क्वेश्चंस थे, यहाँ से मेरे 10 क्वेश्चंस भी ठीक हो जाते हैं, तो 62 क्वेश्चन। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ फैंटास्टिक, इट इज़, आई मस्ट से इट इज़ वेरी वेरी गुड एक्यूरेसी अगर आपके 62 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है। आप लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही पेपर में टिक किए 100, ठीक है। अब उसमें से मान लेते हैं आपके 62 ठीक हो गए, गलत कितने हुए यार? नेगेटिव बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो स्मार्टली खेलना है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। मैं तो बोल रही हूँ कि आप जिस क्वेश्चन के अंदर 75% श्योर हो ना, उसे तभी टिक करो। अगर 50-50 में आपका मामला जा रहा है और आपका इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा है कि भाई अटेम्प्ट करना ही है, अभी नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत कम है मतलब, ठीक है, तभी जाओ उसके लिए, तभी रिस्क लो आप, ठीक है। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने अटेम्प्ट किए वही 50 हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उनमें आपको 50-50 है डाउट, तभी चांस लो, वरना अदरवाइज आई मस्ट से कि चांस मत दो। अब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। मैंने जो आज तक हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो यही वाला जो भी हुआ है CDS 1 2025, तो मैंने 74 अटेम्प्ट किए, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इससे पहले जो मेरा हाईएस्ट था दैट वाज 66। मैं इसके ऊपर कभी अटेम्प्ट किए ही नहीं है क्वेश्चन, फालतू में गलत होंगे, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। हमारा जो मोटिव है वो क्लियर है हमारे दिमाग में, 40 से ऊपर हमें लेके आना है, 45 से ऊपर हमें GS में लेके आना है, बस दैट इज़ फैंटाबुलस। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगेन अब इस चीज़ पे आते हैं कि मैडम आपने अपना अपना तो बता दिया, आप साइंस में अच्छे थे, ऐसा था वो था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, ठीक है, उनका कोई और बैकग्राउंड होगा, इधर दे आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो उनका क्या? तो उनका मैं सिंपली बोलूँगी कि आप लोगों का साइंस अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आई मस्ट से कि साइंस में अगर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया ना तो उसका ROI बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों ने अपना उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है ना तो बहुत ज़बरदस्त उसका ROI, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भाई 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना 10th तक की, इट इज़ फार वे ईजी दैन रीडिंग दोज बुक्स लाइक हिस्ट्री एंड ऑल। अगर आप उसमें सच में बहुत अच्छे हैं तो आप उसके लिए जाइए, ठीक है। तो फिर भी आई मस्ट से फॉर द हिस्ट्री स्पेशली मैं ये समझती हूँ कि 1947 तक की हम हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब रफ आइडिया मैं ले रही हूँ एक, हम ज़्यादातर 1947 तक की ही एनसीईआरटीज़ और हिस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो देखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले का क्या? उससे पहले जो टाइम बीता है, उससे पहले जो टाइम बीता है वो सब हिस्ट्री है। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा टाइम तो BCE में था, फिर CE स्टार्ट हुआ, फिर 1947 आया, वो सब कुछ हिस्ट्री है, ठीक है। तो क्या आप इतना पढ़ सकते हो? मैं तो नहीं पढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो फॉर द स्टूडेंट्स दैट बिलोंग टू ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड आई मस्ट से कि अगर क्वेश्चन पेपर ऐसा आ रहा है कि उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक आ रहे हैं, ट्रिकी नहीं आ रहे हैं उतने, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि एडवांटेज है आपके पास में कि आप उसे कर ले जाओगे, जो शायद जो टेक्निकल बच्चे होंगे उनसे नहीं होगा। बट अगर पेपर टफ आता है, जो कि GS के साथ में हमेशा ही रहता है, हिस्ट्री बहुत ही अनप्रडिक्टेबल रहती है हमेशा ही, ठीक है, अगर वो पेपर टफ आता है तो आई बेट यू वो क्वेश्चंस आप लोगों से भी सॉल्व नहीं होंगे। 110% आई एम सेइंग इट, वो क्वेश्चंस आप लोगों से भी सॉल्व नहीं होंगे अगर पैटर्न इधर उधर आता है तो। बट साइंस का ये है कि अगर उसमें नॉट ओनली साइंस, वी कैन से इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो, तो साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स का ये अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ भी हो रहा है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर है तो वो आप कर ले जाओगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, अपनी कोर मेमोरी के अकॉर्डिंग आप उसे कर ले जाओगे। बट अगर हिस्ट्री के साथ में उसने ऐसा कुछ किया तो वो आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये मुझे बोलना था उन लोगों के लिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो अगर आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं इन हिस्ट्री, इट इज़ वेल एंड गुड, इट इज़ फैबुलस, एंड इफ़ यू आर गुड इन टू इकोनॉमिक्स एज वेल, सो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन
थोड़ा सा टाइम देके देखिए साइंस को, इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। और करंट अफेयर्स तो सब लोग पढ़ते हैं, आदर दे आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और सम अदर बैकग्राउंड। चलो, अब ये सारी बातें हो गई हमारी प्रिपरेशन से रिलेटेड, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑल द थिंग्स। तो अभी कुछ क्वेश्चंस थे, अभी प्रीवियस जो मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें मुझसे कुछ एस्पिरेंट्स ने पूछे हुए थे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, कि वन स्टूडेंट वॉज देयर, उसके मार्क्स जो थे वो इंग्लिश में ही वॉज स्कोरिंग समथिंग 40 to 45 मार्क्स। तो उसमें फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो कैसे अपने इंग्लिश में मार्क्स आप लोगों को इंक्रीज़ करने हैं। हाल तो मैंने अपने वीडियोज़ में बता ही दिया है, बट एक डेमोन्स्ट्रेशन जैसे हो जाए, ठीक है, कैसे मैंने पेपर सॉल्व किया था वो सब चीज़ें, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो, ठीक है। अभी वो वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तब तक आप लोगों को क्या देखना है, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो टू, कि भाई बैठो, एनालाइज करो क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही हैं या कैसे मिस्टेक्स आप लोगों से हो रही हैं, बैठो उन पर काम करो बैठ के। अगर सच में कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही हैं, कोई चीज़ें आपको याद होनी चाहिए वो नहीं है, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, कहाँ एडवर्ब यूज़ हुआ है क्या यूज़ हुआ है, तो बैठ के रिवाइज करो उसको। आई मस्ट से ये टाइम जो है वो मॉक देने का, गलतियाँ पहचानने का और रिवाइज करने का है, ठीक है। तो और नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि भाई मॉक कहाँ पे दें जाके, ठीक है। तो पहली बात तो अगर आप लोग मतलब ऐसे पेड जो हैं टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, तो वो फिज़िक्स वाला में डिफेंस वाले की बहुत ही सस्ती सी मतलब मॉक टेस्ट की सीरीज़ हैं, तो 149 रुपीज़ की है उनकी, अगर आप लेना चाहें तो उसको ले सकते हो, ठीक है। और फिर एक आई थिंक ये भी पेड ही है, टेक्स्ट बुक की जो है वो भी पेड है, वहाँ पे भी आप लोग टेस्ट वगैरह मॉक वगैरह दे सकते हो। और अगर आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए तो वो सीरियस जर्नी एंड एग्जाम प्रैप, ठीक है, यहाँ दोनों पे जाके आप लोग फ्री जो है वो भी टेस्ट सीरीज है, यू कैन एक्सेस देम। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, टेस्ट या मॉक देने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने मॉक दे दिया है, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और बहुत बुरे आ गए तो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो गए, नहीं होना है, ठीक है। ये सब पार्ट है, इस प्रोसेस का ये पार्ट है, ये सीखने का एक पार्ट है, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही हैं एनालाइज करो, जस्ट एनालाइज करो यार, बैठो उनको चीज़ों को लिखो, रिवाइज करो, ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा एट द एंड। अगर आप लोगों के, मैं ये समझती हूँ, अगर मॉक आप लोगों ने अच्छी जगह दिया है और वहाँ पे आपके मैं मानती हूँ 70 मार्क्स आ जा रहे हैं, 65 आ जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे ट्रैक पे हो, बस छोड़ना मत, रिवाइज करते रहना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही हम बोल सकते हैं कि मतलब आउट ऑफ द माइंड होते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड भी हम बोल सकते हैं, तो उनसे कैसे आप लोगों को ट्रीट करना है, क्या करना है, और इट विल रियली हेल्प यू एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड stay healthy, stay happy, work hard, and Jai Hind. Thank you.